हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी अभी। तो हम लोगों ने जो है गेसेस स्टेट का लेक्चर 4 भी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार गो थ्रू कीजिए उन वीडियोस को, उसके बाद जा कर के इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो जो हमारे लास्ट टॉपिक किए थे गेसेस स्टेट का, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, ठीक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन पॉइंट ऑफ लैब असिस्टेंट का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बल्कि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या था। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है एक रिलेशन बताता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विथ यूनिट स्पीड चेंज और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो ये किस तरीके का रिलेशन बताता था, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मान लीजिए इस वाले साइड पे हम यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी को लिखे, 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस वाले वेलोसिटी को इस वाले डिनोट किया, और यहाँ पर क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, है ना। तो इस तरीके से इस वाले पार्ट में मैंने लिखा। तो देखिए कि यहाँ पर जो 5 मीटर पर सेकंड है ना, 5 मीटर पर सेकंड जो है, इस वाले वेलोसिटी पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पर यहाँ पर देखिए 20 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उस वेलोसिटी पर लाई कर रहे हैं, मैंने 20 पार्टिकल्स जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मोशन जो है कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड पर कितने सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ना मूव कर रहे हैं 30 पार्टिकल्स, ठीक है। 30 पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और उसी तरीके से 20 मीटर पर सेकंड पर कितने सारे पार्टिकल्स यहाँ पर ट्रैवल मूव कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 15 पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ये मैं जस्ट समझाने के लिए डेटा लिखा हूँ, ठीक है, ये ऐसा नहीं है लेकिन। तो 20 मीटर पर सेकंड पर यहाँ पर 15 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा। तो ये होता था रिलेशन जो बताता मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विथ यूनिट स्पीड चेंज और स्पीड के बीच में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो इस पर देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा कर्व जो बन रहा है, इस कर्व में एक जगह है जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जो उस वाले वेलोसिटी पर होंगे सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखिए 30 ऐसे पार्टिकल्स हैं, मैंने 30 जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो कितना कौन सा वेलोसिटी पर लाई कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड पर, 10 मीटर पर सेकंड पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी होता था, इस वेलोसिटी को हम बोलते थे क्या, इस वेलोसिटी को कहा जाता था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते थे, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू हुआ करता था, एक मिनट सॉरी, इसका वैल्यू हुआ करता था √3RT/m, ठीक है। इसी तरीके से इसको डिफाइन करने के बाद जो है हमें एवरेज जो वेलोसिटी है ये भी पता चला था। इसका कितना वैल्यू होता है, 8RT/m, ठीक है। ये तो जानते होंगे, R गैस कांस्टेंट होता है, T होता है टेम्परेचर, M से मोलिकुलर मास, है ना। तो ये कुछ हम वैल्यू पाए थे। और इसी के साथ जो है ना, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था, जो हम लोगों ने उससे पहले डिस्कस किया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उस वाली स्पीड को भी लिख देते हैं यहाँ पे 2RT/m, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 जो है वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते थे, और 3 वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के बाद हम एक कंपैरिजन करते थे कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, है ना। सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो किसकी होगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल की होगी, एवरेज की होगी, या फिर रूट मीन स्क्वायर की होगी। इन तीनों में से किसकी वेलोसिटी होगी। तो इस केसेस पर हम लोगों ने एक ट्रिक सीखा था।
वो ट्रिक क्या था ना, वेलोसिटी के टाइम आप राम को याद रखिएगा, किसको, राम को, है ना, राम को याद रखिएगा, तो ये जो है वेलोसिटी का ऑर्डर याद रहेगा। तो आर से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए से एवरेज वेलोसिटी और एम से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर एवरेज का, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। उसके बाद अगर हम फ्रैक्शन का ऑर्डर देखना चाहे, है ना, फ्रैक्शन का कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन किसका होगा, तो इसका जस्ट उल्टा, राम का उल्टा क्या हो जाता है, मार। तो इस पर हम लिखेंगे एम से क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और उनका रेशियो क्या हुआ था, इन तीनों का रेशियो जो है क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर चुकी थी। तो आप लेक्चर 4 को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं रियल गेसेस के बारे में, रियल गेसेस के बारे में। तो रियल गेसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर 1 की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे लेक्चर 1 में हम जस्ट एक कंपैरिजन कर रहे थे, एक कंपैरिजन कर रहे थे किसके किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में और रियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस, तो आइडियल गैस क्या हुआ करता था, आइडियल गैस हम किसे कहते थे ना, आइडियल गैस हम उसे कहते थे जो दो पार्टिकल्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कितना होता था, इंटरेक्शन कुछ होता था क्या, इंटरेक्शन जो है ना ये इजिकल्स टू जीरो हुआ करता था। आइडियल गैस में इंटरेक्शन जीरो हुआ करता था। इसका क्या मतलब होता है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती आइडियल गैस में। ठीक है, जिस वजह से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता वो भी जीरो हुआ करता था, है ना। लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। यहाँ पर इंटरेक्शन जीरो नहीं होता है, इंटरेक्शन यहाँ पर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो जब इंटरेक्शन जीरो नहीं होगा दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो नहीं होती। तो स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे रियल गैस से। तो आ जाइए अब इधर, रियल गैसेस में इंटरेक्शन नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो उस वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी उनमें कुछ होती है अगर उनमें इंटरेक्शन होगी तो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो नहीं होगी तो इस वजह से जो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये था। लेकिन जब हम आइडियल गैस के बारे में बात करें तो आइडियल गैसेस का जो टोटल एनर्जी हुआ करता था वो इक्वल्स टू हुआ करता था काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करता था, जीरो, है ना। तो आगे देखिए, आगे हम बोल सकते हैं कि जो रियल गैसेस है, ये रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस की तरह ये बिहेव करती है ना। आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर सकती है। ये कब आइडियल गैसेस की तरह कब बिहेव करेगी ना, आइडियल गैसेस में देखिए क्या होता था, जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती थी ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, है ना, जिसमें इसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता था। ठीक है, मैंने जो मॉलिक्यूल्स होते थे दूर दूर होते थे, है ना। लेकिन जब हम रियल गैस में आ रहे हैं, अगर रियल गैस को हम आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करवाना चाहेंगे, अगर इस रियल गैस को, अभी इस रियल गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स सामने सामने हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम इस रियल गैस को आइडियल गैस के जैसे अगर बिहेव करवाना चाहेंगे तो इस केसेस में हम क्या करेंगे कि
आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेगा। एक चीज़ देखिए, अगर हम मान लो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर अगर बढ़ा देता हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या दूर दूर चल जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? उनके पार्टिकल्स जो है दूर दूर चल जाएंगे। तो दूर दूर जब चल जाएंगे उनमें इंटरेक्शन कम हो जाएगा, इवन हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस के जैसे। तो ये हमारा पहला फैक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर सकता है। और दूसरा जो फैक्टर है, अगर हम उसका प्रेशर को डिक्रीज करवा दें, है ना, प्रेशर को अगर हम घटा दें, मान लीजिए एक ऐसा एक चेम्बर है जहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ पर सामने है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले पिस्टन को लूज कर दें, प्रेशर रिलीज कर दें, प्रेशर छोड़ दें, तो ये पिस्टन क्या है, ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो ये पिस्टन जब ऊपर की ओर जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर जाने लगेंगे। तो दूर दूर जब जाएंगे, इसका मतलब क्या, उनमें इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाना है, इंटरेक्शन वहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाना। तो इस केसेस पर ये रियल गैसेस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये आप नोट करिएगा कि रियल गैसेस behaves like ideal gases when temperature increases और प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। आगे हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं। इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू which shows that the deviation of real gases from ideal behavior। तो आइडियल बिहेवियर से उसका जो रियल गैसेस में जो डेविएशन होता है ना, डेविएशन क्या होता है मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ, आप देखिए। तो आइडियल बिहेवियर से रियल गैसेस का जो डेविएशन होता है, इसी डेविएशन का एक जो थ्योरेटिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, तो एक रिलेशन लिखेगा, जेड इक्वल्स टू जो होता है पीवी रियल बाय पीवी आइडियल। ठीक है, आप इसको नोट्स करिएगा, आप इसको नोट करिए, क्योंकि काफ़ी बार जो होता है एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, इस तरीके का रिलेशंस को पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो पीवी का क्या वैल्यू है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हुआ करता था, है ना, जो आइडियल गैसेस में था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। लेकिन हम इसको एज इट इज रखते हैं पीवी रियल करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस और ये एन को कंबाइंड करके लिखते हैं जनरली, क्योंकि एन हम बार बार नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय एन जो होता है ना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, पी वी एम डिवाइडेड बाय आर टी। ये वी एम क्या होता था, ये वी एम होता है मोलर वॉल्यूम, ये होता है मोलर वॉल्यूम। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड इक्वल्स टू पी वी एम बाय आर टी आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जेड का अगर वैल्यू 1 हो, तो देखिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब जेड इक्वल्स टू 1 हो तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, पी वी एम इक्वल्स टू आर टी, पी वी एम इक्वल्स टू आर टी। तो क्या ये रिलेशन आइडियल गैस में हुआ करता था, आइडियल गैस का ये इक्वेशन है ना। तो इस हम बोल सकते हैं जब जेड इक्वल्स टू 1 हो तो उस केसेस में पी वी एम इक्वल्स टू आर टी होता है, तो उस केसेस पर आइडियल गैस बिहेव करते हैं। ठीक है,
ऐसा भी तो हो सकता है कि जेड का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, जेड का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस केसेस पर ये कब होता था, जब रिपल्शन होता है ना। ये रिपल्सन होने से जेड इज ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, ये मैं जो है आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। जो वैंडरवाल इक्वेशन आएंगे उस वाले पार्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि जेड 1 कब आता है रिपल्शन होने पर, है ना। या फिर जब अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन जब होती है जेड इज लेस देन 1 होती है ये, ठीक है। तो इस केसेस पर क्या होगी, इस केसेस पर ये बिहेव करेगी। देखिए जेड जब 1 था तो उस केसेस पर आइडियल केस बिहेव कर रहा था, लेकिन इन दोनों केसेस पर क्या बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा रियल केसेस जैसा, है ना। ये रियल केसेस ही रहेगा, बिहेव करने वाली तो कोई बात नहीं है, वो रियल केसेस ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये बात था। तो देखिए आगे हम बात करेंगे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब मैंने इसको एक ग्राफ के थ्रू जो हम इसको डिफाइन करने जाएंगे। ये देखिए ग्राफ, इस वाले पार्ट पे मैं पीवी को लेता हूँ और इस वाले पार्ट पे मैं प्रेशर को लेता हूँ, है ना। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो ये प्लॉट करने पर ये आइडियल गैस का होता है, आइडियल गैस का ऐसे, और कुछ जो गैसेस का यहाँ पर, कुछ गैस का यहाँ पर क्या किया गया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था, देखा गया था कि इसका डेविएशन कैसे करके आ रहा है। यही डेविएशन तो हम पढ़ रहे हैं ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, इसका डेविएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ गैसेस का इस तरीके से क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इस पर से कुछ ऐसे आते थे, ऐसे आते थे। तो ये वाला जो हुआ करता था ये होता था CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CH4, ये H2 और हीलियम। तो आप थोड़ा सा रिकेप करिए, जब हम गैस लॉ पढ़े थे, गैस लॉ, तो गैस लॉ पे जब हम बॉयल्स लॉ डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। तो इससे हम एक रिलेशन फाइंड आउट किए थे, PV इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और रिलेशन कुछ ऐसा होगा, PV इज इक्वल्स टू के। ये कब होता था ना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था और नंबर ऑफ मोल्स, जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते थे, नंबर ऑफ मोल्स जब कांस्टेंट रहते थे। तो ये इन दो केसेस पर होता था, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप इस ग्राफ पर अभी आइए, देखिए अब ये जो PV है ना, ये PV को देखिए इस प्रेशर के टर्म पे। तो यहाँ पर जब हम इन गैसेस को यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है, डेविएट, सॉरी मैंने जो हम सैंपल जब रन करवाते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये जो हीलियम है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो CH4 है या फिर ये जो CO है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है क्या, ये कांस्टेंट नहीं जा रहा है ना, इस तरीके से नहीं जा रहा, बल्कि ये इस आइडियल वाले पाथ से, आइडियल गैस से ये क्या कर रहा है, ये डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो जो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो पढ़ रहे हैं, आइडियल गैसेस से रियल गैस का जो डेविएशन पढ़ रहे हैं, ये यही ग्राफ बताता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, होना तो चाहिए कांस्टेंट था क्योंकि रिलेशन हम पढ़ करके आए हैं, है ना, लेकिन ये डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस वाले चीज़ को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को ओवरकम करता है कौन, ये ओवरकम करता है वैंडरवाल इक्वेशन, वैंडरवाल्स इक्वेशन, ठीक है। इस वाले टर्म को जो है वैंडरवाल्स इक्वेशन बताता है, ठीक है। तो जो भी ये मैं लिख रहा हूँ आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वैंडरवाल इक्वेशन क्या था। वैंडरवाल्स
इक्वेशन। तो देखिए जनरली वैन डर वाल्स इक्वेशन जब आया है ना, कि हम एक जो रिलेशन पढ़े थे पी वी इजिकल्स टू पी वी एम इजिकल्स टू आर टी का, है ना, यहाँ से हाँ ये पी वी इजिकल्स टू आर टी जो है यूज होता था किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस क्या है ना। लेकिन जो है वैन डर वाल्स इक्वेशन आता है ये किसके लिए आता है, ये रियल गैसेस के लिए होता है, ठीक है। और ये इस वाले रिलेशन को मॉडिफाई कर देता है ना, इस वाले रिलेशन को मॉडिफाई कर देता है। वो किस तरीके से मॉडिफाई करता है, यहाँ पर चेंज करता है किसको, वॉल्यूम को चेंज कर देता है और प्रेशर को चेंज कर देता है। मतलब चेंज तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से करेक्शन कर देता है, ठीक है। किस तरीके का करेक्शन होता है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का करेक्शन होता है। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन पे दो तरीके का करेक्शन होता है। पहला जो करेक्शन था वो है वॉल्यूम करेक्शन, दूसरा जो करेक्शन होता है ये करेक्शन होता है किसका, प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो देखिए कि वॉल्यूम का करेक्शन कैसे करके होता था, वॉल्यूम का करेक्शन कैसे करके होता था ना, आइडियल केस में मैं फिर उन बातों को रिपीट कर रहा हूँ जो पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्ट करने में आसानी होगी, है ना। तो आइडियल केसेस में हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था तो वहाँ पर हम क्या देखे थे कि यहाँ पर जो है ना ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर है, और ये जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि अगर इन सारे पार्टिकल्स को एक जगह पर कहीं पे इस तरीके से जमा कर दो, रख दो, तो इसके बाद भी इसका जो वॉल्यूम होगा ना इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी छोटा, ठीक है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। तो इस केसेस पर हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो गैसेस है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ऐसा मानते थे कब, आइडियल गैसेस के टाइम पे। लेकिन रियल गैसेस के टाइम पे कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे तो होते नहीं हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, और बात है कि इनमें इंटरेक्शन भी होती है, ठीक है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, तो इसी वजह से जो है ये अपने में कुछ क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इस केसेस पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या था कि जब हम लोग आइडियल गैस को एक्सप्लेन करते हो पी वी इक्वल्स टू आर टी होता था, जिस केसेस पे वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम को बराबर होता था, है ना। लेकिन रियल गैसेस में उस मॉलिक्यूल्स का भी तो मतलब इस बॉक्स पे मान लेते हैं जो भी गैसेस, इस गैसेस का भी तो कुछ वॉल्यूम है, तो इस कंटेनर में से इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। यही करेक्शन था जो वॉल्यूम करेक्शन था, ठीक है। देखिए कैसे करके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ यहां पर हम लिखते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल। तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोल सकते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। तो इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम लिखते हैं V ऑफ गैस इज इक्वल्स टू V माइनस B। तो ये जो V होता है, ये B, ये होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम निकालते कैसे हैं, अभी इसका हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन निकालेंगे ना, इसका कैसे करके आता है। तो देखिए आता कैसे करके है,
ये हम दो पार्टिकल्स यहाँ पर लेते हैं ऐसे करके, है ना, दो पार्टिकल्स लेते हैं जिसमें हम इसका जो रेडियस आर मान लेते हैं, इस वाले का भी रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मिलकर 2r होता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, एक वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम। तो हम कौन से वाले वॉल्यूम को लेंगे, माने इस वाले पार्टिकल से जो भी दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पर आ करके इंटरेक्ट या फिर कोलिजन करेगी, है ना, जो सामने आएगी, इधर भी हो सकता है ऐसे करिए, तो उस तक का हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए, तो ये वाला रीजन हो सकता है, ठीक है, जो वॉल्यूम हो सकता है, मैंने इसका जो वॉल्यूम होगा। तो इसमें से ये क्या है, ये 2r है, तो मैंने इसका इस पूरे सर्कल का जो रेडियस ये 2r है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। देखिए इन मैंने एटम्स को, है ना, इन पार्टिकल्स को आप एक स्फीयर भी मान सकते हैं। तो क्या होता था इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर में कितना है, आर 2r है, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 8 × 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 1 मॉलिक्यूल्स अगर निकालना चाहें, 1 मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, ये जो है ना, ये सिंपल सा एक मतलब सिंपल सा ये है, ये 1 मॉलिक्यूल्स के डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये 4 आ गया, है ना। तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। तो ये था एक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन उस वाले कंटेनर में एक तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 1 मोल, एक मोल के लिए कंसिडर करते हैं, मतलब एक मोल के लिए कितना होगा, है ना, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये 4 × 4/3 पाई आर क्यूब Na हो जाता है ना। और यही होता है क्या, ये B, यही होता है B, जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए, V - B। तो ये होता था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब Na, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम n मोल के लिए कैसे लिखेंगे, मान लीजिए वहाँ पर n मोल होगा, है ना, क्योंकि 2 मोल्स 3 मोल्स भी हो सकते हैं, तो हम इसको NB करके लिखेंगे, ठीक है। अब इस वाले टर्म को लिख दीजिए। तो ये B क्या है, ये B है वंडर वॉल कांस्टेंट। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इस वंडर वॉल कांस्टेंट के यूनिट के बारे में, है ना, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, B का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आगे, आप देखते जाइए। तो ये जो B है, देखिए B = 4 × 4/3 पाई आर क्यूब Na होता है। तो हम इसका यूनिट को क्या लिखेंगे, इस यूनिट को यहाँ से डिफाइन करिए। R के लिए डिस्टेंस मैंने उसका हम क्या मान लेते हैं, मीटर मान लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर। तो ये मीटर, और ये जो Na है, एवोगाड्रोस नंबर, ये पर मोल, क्योंकि पर मोल के टर्म पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ना, पर मोल के टर्म पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसका यूनिट हो जाता है, ये यूनिट ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट ऑफ B, है ना, ये मीटर क्यूब पर मोल। तो आगे देखिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस B का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक चीज़ इसका याद रखिएगा, B बताता है किसके बारे में, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है ना, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। और ही साथ में क्या बताता है, ये साथ में रिपल्सन भी बताता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, B क्या बताता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को बताता है और रिपल्सन को भी बताता है, ठीक है। तो ये था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि आपको ऑर्डर ऑफ B बताना है, किसका I2 का, Cl2 का, आयोडीन क्लोरीन, और कौन कौन होता है,
ब्रोमीन होता है, और कौन होता है, और भी होता है ना फ्लोरीन। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब इन तीनों में से तीनों का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है बी का। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसकी साइज बड़ी उसकी बी की वैल्यू भी बड़ी होगी, है ना। तो हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे बड़ी साइज आयोडीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की। तो R इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I का होता है, उसके बाद Br2 का होता है, उसके बाद Cl2 का होता है। तो हम ऑर्डर ऑफ बी भी हम ऐसे लिख सकते हैं, I2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद Br2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद Cl2 का। ठीक है, ये था इतना सा पार्ट जो वॉल्यूम करेक्शन वाला पार्ट था। ठीक है, आगे हम प्रेशर करेक्शन पे आते हैं। ठीक है।